Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 मार्च 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्विट्ज़रलैंड को, काफ़ी चर्चा में है आईपीसीसी की मीटिंग की वजह से, तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हरप्पन साइट। नीचे ऑप्शन में जो आपको 4 अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी साइट है जो कि हरप्पन साइट नहीं है। ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सौगौरा या फिर ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी यानी इंडिजीनियस खुद से एक्सोस्केलेटन रोबोट को बनाया है। और एक्सोस्केलेटन रोबोट के साथ साथ जो 4 लेग्स वाला रोबोट होता है, 4 पैरों वाला रोबोट, उसको भी यहाँ पर इंडिया ने डेवलप कर लिया है। तो इसको लेकर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, जैसा आप यहाँ पर एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे। ये हमारा न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ठीक है। जैसा आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, स्वेयर रोबोटिक्स ये बेसिकली हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वाड्रूप्ड मतलब 4 पैर वाला जो रोबोट है यहाँ पर उसको बना लिया है और उसके साथ साथ एक्सोस्केलेटन को भी बना लिया है। अब ये एक्सोस्केलेटन्स होते क्या हैं हम इसको समझेंगे। प्लस यहाँ पे आपने समझा होगा या पहले कभी फ्यूचर सोल्जर्स के बारे में पढ़ा होगा कि आने वाले समय पर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कैसे नज़र आएंगे, उनके पास में क्या क्या पावर्स होंगी। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सोस्केलेटन भी है, या फिर इसको हम लोग पावर आर्मर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये बात है पिछले साल की, क्योंकि जो आपके सामने ये न्यूज़ आर्टिकल है ये है पिछले साल जून के मंथ का, जहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो डीआरडीओ है वो भी यहाँ पर एक्सोस्केलेटन को डेवलप कर रहा है हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए, खासकर वो वाले सोल्जर्स जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर यानी कि पहाड़ी इलाके में अभी के समय में पोस्टेड हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो गई है एक्सोस्केलेटन जिसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। नाउ अभी भी जो मैंने आपको कंपनी का नाम बताया था ना, स्वया कंपनी, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने डीआरडीओ की लैब्स के साथ में ही कोलैबोरेट किया है। डीआरडीओ ने उस बॉडी के साथ में कोलैबोरेशन कर ही यहाँ पर इस पूरे के पूरे एक्सोस्केलेटन को और साथ ही साथ में क्वाड्रूप्ड को बनाया है। पहली चीज़ तो ये समझ लो क्वाड्रूप्ड रोबोट्स क्या होते हैं। क्वाड्रूप्ड रोबोट्स आपको ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो डीआरडीओ का साइन है, साथ ही साथ में यहाँ पर हैदराबाद जो कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी स्वया, उसका साइन भी आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो रोबोट आपको दिख रहा है इसके 4 टांग हैं, 4 लेग्ड रोबोट यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं। इस रोबोट की कैपेसिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। देखो होता यहाँ पर यह है ना कि हमारे जो सोल्जर्स है वो अलग अलग टेरेन पर आज के समय में पोस्टेड हैं, क्योंकि भारत का जो टेरेन है वो अलग है, कहीं पर पहाड़ी इलाका है, कहीं पर प्लेन एरिया है ना। तो उनको वहाँ पर कह सकते हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। अब देखो जैसे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे तकलीफ ज़्यादा होगी, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अब परेशानी इन द सेंस मतलब कोई सामान है, कोई हैवी वेट है, उसको यहाँ पर उठाकर ऊपर लेकर जाना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो रोबोट है काफ़ी मददगार साबित होंगे। बोला ये जा रहा है कि जो ये 4 लेग वाला रोबोट है ना, ये लगभग 25 केजीज कितना 25 किलोग्राम तक अपने साथ में एक भारी भरकम पेलोड को कैरी कर सकता है। अब वो 25 किलोग्राम लोड हमारे सोल्जर्स को कैरी करना पड़ता, उसके बजाय यहाँ पर ये जो रोबोट्स है वो उसको कैरी कर सकते हैं, सोल्जर्स के साथ साथ पहाड़ पर चढ़ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट नज़र आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल चलो सही है, समझ में आ गया कि क्वाड्रूप्ड रोबोट्स क्या होते हैं। अब बात यह है कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है। तो एक्सोस्केलेटन आपको इस प्रकार से जो पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है ना, इसी को हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं।
अब जो मैंने अभी आपको रोबोट दिखाया था प्लस आपको ये जो एक्सोस्केलेटन दिख रहा है, इसके यूज़ ना केवल डिफेंस के लिए नहीं है, आप काफ़ी सारी जगह पर या फिर कह सकते हो मल्टीपर्पज़ यूज़ है। जैसे ये जो एक्सोस्केलेटन आपको दिख रहा है ना, ये कई सारी जगह में हमारे कई सारी और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर में जो एक्सोस्केलेटन है उसका यूज़ किया जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना की बात करें, चाइना एक्सोस्केलेटन का यूज़ कर रहा है, अपने सोल्जर्स को यहाँ पर ये एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करवा रखे हैं। पिछले साल चाइना ने यह वीडियो भी जारी किया था। उसके साथ साथ कई कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस प्रकार से एक्सोस्केलेटन्स को बना रखा है। सवाल यह है कि सर एक्सोस्केलेटन का काम क्या होगा। इस प्रकार से जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये जो मशीन है ना, इसको हम क्या करेंगे, बॉडी के आसपास फिट हो जाएगी, बॉडी के आसपास इसको पहन लेंगे, लगा लेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी जो पावर है वो यहाँ पर डबल हो जाएगी, आपकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पावर लगानी पड़ेगी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी, लेकिन बहुत कम पावर में आप बहुत सारा सामान उठा पाओगे। आपकी जो पावर है वो यहाँ पर डबल सी होती हुई नजर आएगी इस एक्सोस्केलेटन की मदद से। ठीक है, तो इसका यूज़ जैसे मैंने बोला ना, मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आज के समय में काफ़ी सारे जो देश हैं वो अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर में यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हो एक फैक्ट्री के अंदर यूज़ किया जा रहा है, कोई सामान उठाना है, इधर उधर रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्सोस्केलेटन जो है ना, वो उस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इस काम को आसान कर देगा। दूसरा, हेल्थ केयर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, यानी कि मान लो यहाँ पर किसी के साथ में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी परेशानी हो गई है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, तो उसमें भी एक्सोस्केलेटन मदद करेगा उसकी चलने में। अच्छा, सवाल यह है कि चलो बेहतरीन है, अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है क्या। देखो एक प्रॉब्लम है पावर की। पावर मतलब क्या, बैटरी से चलता है क्या? हाँ बिल्कुल, बैटरी से चलता है ये। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर कोई चाहे कि भाई मैं 24 घंटे यहाँ पर, जैसे कि मान लो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ में कुछ हो गया है ना, वो चलने के आज के समय पर सक्षम नहीं है, तो अगर वो एक्सोस्केलेटन का यूज़ करते हैं तो वो लिमिटेड यूज़ होगा, क्योंकि उसके अंदर बैटरी का यूज़ हो रहा है। अब वो बैटरी 24 घंटे चलने वाली है नहीं। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहाँ पर कह सकते हो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा तो वो लिमिटेशंस भी ओवरकम किए जाएंगे। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली आप यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो पिछले साल यहाँ पर कितने सारे जो टॉपिक्स हैं या आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे थे कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो जल्दी सुपर वॉरियर्स बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको इस प्रकार से एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये एक्सोस्केलेटन किस चीज़ में मदद करेगा, बहुत ज़्यादा हैवी सामान को बहुत आसानी से यहाँ पर उठाने में। तो आई होप गाइज यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। और ध्यान रखना, जो ये रोबोट और एक्सोस्केलेटन है ना, इसको हम लोगों ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, और इंडिया का पहला इंडिजीनियस इस प्रकार का जो चीज़ है वो हम लेकर आ चुके हैं, यानी खुद से हमने बनाया है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, बट इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी एक काफ़ी बड़ा जो अचीवमेंट है वो हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद फ्रंट पेज पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। लेकिन वैसे आपको पता होगा, मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ, इकोनॉमी के अंदर में काफ़ी सारे जो आर्टिकल हैं बहुत ज़्यादा डेटा वाइज चीज़ें होती हैं कि भाई एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, इन्फ्लेशन कितना हुआ है ना, महंगाई कितनी बड़ी है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, बहुत सारे परसेंटेजेस यहाँ पे कह सकते हो समय समय पर रिलीज़ होती रहती हैं, तो उनको याद नहीं रखना होता है। जैसे अभी आप देख पाओगे, ये बात करता है हमारे फरवरी के महीने का जो व्यापार है वो किस प्रकार से हुआ है, व्यापार के हालात क्या हैं। तो इन्होंने ये मेंशन किया कि फरवरी के महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रेड डेफिसिट लगभग कह सकते हो कि 7% के आसपास आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और ये 7% नहीं है, ये ट्रेड डेफिसिट अब की बार 7% से कम हुआ है, वो यहाँ पर बताया गया। अच्छा, कम हुआ है तो हमने इसको कंपेयर कहाँ से किया, तो हमने इसको कंपेयर किया है फरवरी 2022 से। ठीक है, अभी हम लोग कौन से साल में है, 2023 में, तो 2023 में फरवरी का महीना आया। इससे पहले 2022 यानी पिछले साल के फरवरी के महीने को यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो पिछले साल जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, और अब की बार जो ट्रेड डेफिसिट है वो कह सकते हो थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि पिछले साल के फरवरी के कंपैरिजन में 7% गिरता हुआ नज़र आया है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सर ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। यही एक मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना है एग्जामिनेशन के लिए। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार में आपका घाटा हो जाना। ठीक है, व्यापार में आपकी साइड से काफ़ी सारी कमियाँ हैं। अब वो क्या है, देखो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्रेड डेफिसिट के अंदर देख व्यापार में हो क्या रहा है, व्यापार में मेनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ट्रेड डेफिसिट वो कंडीशन है किसी भी देश के लिए जब उस देश का जो एक्सपोर्ट है वो तो हो जाता है कम। क्या, उस देश का जो एक्सपोर्ट है वो तो हो जाता है कम, और जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाता है। इम्पोर्ट बढ़ गया यानी बहुत सारा सामान अलग अलग देशों से परचेज़ किया तो बहुत सारा जो पैसा है हमारे देश का वो गया भी।
और जबकि यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में हम लोग सामान को बाहर बेच रहे होते हैं, सामान बाहर बिकेगा, हमारे पास में बहुत सारा पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारा एक्सपोर्ट। अब किसी भी देश के लिए अगर एक्सपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं उसके घाटे वाली बात यहाँ पर हो जाती है। इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट वो कंडीशन है जब किसी भी देश के लिए इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, और वही इंडिया के साथ में हो रहा है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक्सपोर्ट अब की बार फरवरी 2023 के अंदर में 8.8% से और ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्ट कम हुआ है और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बना हुआ है, यानी कि व्यापार में जो घाटा है वो अभी भी लगातार बना हुआ है, ऐसा एग्जैक्टली मेंशन किया गया। अब इस ट्रेड डेफिसिट को साल 2022 और साल 2023 का डेटा देकर यहाँ पर कंपेयर किया गया है। उसको आप यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2022-23 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया है। कैसे पहचानना है, तो ये जो ब्लू कलर का बार आपको दिख रहा है ना, ये 2022 को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये ऑरेंज कलर का बार दिख रहा है ये 2023 को रिप्रेजेंट करता है, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं ये बेसिकली बिलियन डॉलर्स में व्यापार का नंबर दिया गया है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्सपोर्ट को यहाँ पे दोनों तरफ देखो, साल 2022 यानी ऊपर नीला वाला डेटा, तो साल 2022 में जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 37.15 बिलियन यूएस डॉलर्स का था। ठीक है, लेकिन 2023 में हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो गया है। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपकी बार एक्सपोर्ट आपका कम हो गया है, तो एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 33.88 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, अब उसी प्रकार से इंपोर्ट देख सकते हो, तो इंपोर्ट 2022 यानी कि ब्लू वाला डेटा 2022 में आप देख पाओगे, तो 2022 में हमने जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ाया था। ठीक है, हमारा जो इंपोर्ट है 2022 में वो भी ज़्यादा हुआ था, लगभग 55.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और 2023 में अब की बार जो इंपोर्ट है पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह सकते हो कि ये 51 बिलियन डॉलर्स के आसपास नज़र आता है। ठीक है, अब ट्रेड डेफिसिट कैसे निकालते हैं, तो आप इसमें से इसका बीच का डिफरेंस निकाल दो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसमें से आप प्लस माइनस करके या माइनस करके कह सकते हो, आपका डेटा निकल कर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से समझते हैं, यहाँ पर देखो, अब हम ट्रेड डेफिसिट निकालते हैं। ये हमें डेटा पता चल गया 2022-23 का एक्सपोर्ट कितना था, 2022-23 का इंपोर्ट कितना था। अब ट्रेड डेफिसिट निकाल सकते हो। ट्रेड डेफिसिट जब आप निकालोगे ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे जो भी आपका इंपोर्ट है, जो भी आपका एक्सपोर्ट है, उसमें से आप माइनस करके यानी इनका जो डिफरेंस है वो निकाल दो। उसमें पता चल जाएगा कि आपका घाटा कितना हो रहा है, आपका ट्रेड डेफिसिट कितना हो रहा है। जैसे साल 2022 में 55.9 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट था और आपका 37.15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था। 55 में से 37 माइनस कर दो, आपका आ गया 18.75 बिलियन डॉलर्स। तो 18.75 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट यानी कि ये घाटा नज़र आया है व्यापार में। इसी प्रकार से साल 2023 का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 17.43 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो अब की बार का ट्रेड डेफिसिट है वो थोड़ा सा कम है, यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ट्रेड डेफिसिट। ये जो नंबर है ना 8.8%, 7%, इतना बिलियन डॉलर, ये कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि हर महीने डेटा आता रहता है, हर महीने यहाँ पर ऐसा कंपैरिजन होता रहता है। जैसे अभी यहाँ पर मार्च का महीना खत्म होगा तो मार्च का डेटा आ जाएगा और फिर पिछले साल के मार्च से उसको कंपेयर किया जाएगा, इसी प्रकार से एक आर्टिकल छप जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मत ध्यान रखना, बस समझना ट्रेड डेफिसिट क्या है। ठीक है, आगे आते हैं। एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, आपका आ गया ट्रेड डेफिसिट कितना है। ठीक है ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर आता है। यहाँ पर दो आर्टिकल्स है, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इस वाले आर्टिकल में बात की गई है एमजी नरेगा के बारे में। अब एमजी नरेगा एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, हर 4-5 दिन छोड़कर वापस न्यूज़ में आ जाता है। हमने पहले कई बार डिस्कशन किया है इसके बारे में, काफ़ी सारी प्रॉब्लम समझिए कि एमजी नरेगा में क्या क्या दिक्कतें हैं। अब ये फिर से चर्चा में आ चुका है। अच्छा, चर्चा में आने का पीछे का रीज़न क्या है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा ये समझो कि एमजी नरेगा है क्या। यह है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये जो यहाँ पर स्कीम कह सकते हो, एमजी नरेगा स्कीम जो है हमारी, इस स्कीम को लेकर आया गया था लगभग 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, इससे पहले 2005 में ऑलरेडी हम एक एक्ट पास कर चुके थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको 23 अगस्त 2005 में पास कर दिया था, लेकिन प्रॉपरली इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था वो 2006 में, यानी अगले साल 2 फरवरी को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मकसद क्या है, तो इस स्कीम का मकसद है लोगों को रोज़गार देना।
कुछ ऐसे वर्कर्स जैसे काफ़ी सारे लोग गाँव में रह रहे हैं और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके पास में कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं है, जैसे हमारे लेबर हो गए, मजदूर लोगों को है, तो उनको यहाँ पर काम प्रोवाइड करवाना। लगभग मिनिमम, ध्यान रखना क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम 100 दिन का रोजगार देने के बारे में बात करता है ये स्कीम, कि इन लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा, 100 दिन तक पैसे मिलते रहेंगे, अपनी जो मजदूरी है वो मिलती रहेगी, है ना। ये मिनिमम है, मैक्सिमम बढ़ भी सकता है, यानी कि रोजगार का जो दिन है इसको यहाँ पर इंक्रीज भी किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इस स्कीम में जो पुरुष हैं वो तो है ही, उनको तो यहाँ पर इन्वॉल्व किया ही गया है, उसके साथ साथ महिलाओं का भी यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यानी कि इस स्कीम के अंदर में जो लगभग 1/3 के आसपास जो बेनिफिशरीज हैं, यानी कि इस स्कीम के जो बेनिफिट्स ले रही हैं वो यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो महिलाओं को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। बात क्लियर हो गई। तो एमजी नरेगा क्या है ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और, एमजी नरेगा जो स्कीम है ना, ये बेसिकली एडल्ट्स के लिए, ठीक है, जो भी 18+ हो चुका है और कहीं से ही बिलोंग करता है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, कहीं से ही बिलोंग करता है, उसके लिए यहाँ पर बेसिकली इस स्कीम को, इस एक्ट को लेकर आया गया था, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इसको लेकर सवाल पूछ चुका है। कब पूछा था? साल 2011 में, याद आ रहा होगा, है ना। पहले हमने डिस्कशन किया है, साल 2011 में सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ लिया था, मुझे वो प्रश्न भी याद है। प्रश्न ये था, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और नीचे आपको फिर 4 स्टेटमेंट दे दिए थे, ठीक है, यानी कि 4 स्टेटमेंट दे दिए गए। पूछा गया कि जो एडल्ट मेंबर्स हैं, जो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए स्कीम है, या फिर जो खासकर गांव वाले लोग हैं केवल उनके लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है केवल उनके लिए, या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, या फिर लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया था कि किसी भी घर का जो एडल्ट मेंबर है वो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है ना, वो लास्ट वाला स्टेटमेंट ही था कि कोई भी हाउस होल्ड का एडल्ट मेंबर होगा वो सब यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं इस स्कीम के लिए। तो साल 2011 में ना इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया गया था, तो इतनी बातों यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हमने बेसिक समझा। अब बात यहाँ पर आती है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, आर्टिकल क्यों लिखा गया है। आर्टिकल इसलिए लिखा गया है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ना यहाँ पर मांग की है कि साल 2022-23 और साल 2023-24 देखो, क्योंकि आपको पता है हर साल बजट आता है, और अब की साल 2023-24 का जो बजट है वो ऑलरेडी आ चुका है। कब आया था? 1 फरवरी को आ गया था, हमने डिस्कशन भी किया था, याद होगा। तो उस बजट में डिसाइड ये किया जाता है कि इन सरकारी स्कीम में कितना कितना पैसा दिया जाएगा, कितना कितना अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा, सरकार कितना कितना पैसा अलोकेट करेगी। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ना, इन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा है कि अब की बार आपने बजट इसका कम क्यों कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इस साल का यानी साल 2023-24 का जब आप बजट देखोगे, जो कि खासकर स्पेशल एमजी नरेगा के लिए रखा गया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वही प्रश्न उठाया गया है कि जब पहले इतना सारा पैसा इस स्कीम के अंदर में डालने के बावजूद भी ये स्कीम सफ़र कर रही थी लैक ऑफ फंडिंग की वजह से, और इतने सारे मतलब पैसा देने के बाद भी यहाँ पर पैसों की कमी रह गई थी, लोगों को प्रॉपर मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, तो अभी तो आपने इसका बजट भी कम कर दिया है, तो क्या हालत होगी इस स्कीम की। तो उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर सरकार से मांगा है यहाँ पर इस कमेटी ने, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है कि भाई आप यहाँ पे क्या लॉजिक लगा के आपने अब की बार का बजट कम कर दिया है। इवन बोला जा रहा है कि जो बजट एस्टिमेट है ना एमजी नरेगा के अंदर में, ये साल 2023-24 के अंदर यानी अब की बार कितना कम कर दिया है, 29,400 करोड़ रुपये से यहाँ पर अब के बाद बजट कम हो चुका है, ऐसा यहाँ पर अब मेंशन किया गया। तो 30,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बजट आप देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि सर आप अगर पिछले साल के बजट देखोगे ना, जैसे साल 2020-21 का देख लो या साल 2021-22 का देख लो, तो साल 2021-22 और साल 2020-21 में बजट ना पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे साल 2021-22 में 73,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर इस बजट के लिए अलग से, यानी इस स्कीम के लिए एमजी नरेगा के लिए अलग से अलोकेट करे गए थे। लेकिन बीच में हमें ना इस पैसे को बढ़ाना पड़ा, ये जो अलोकेशन था इसको बढ़ाकर 99,000 करोड़ करना पड़ा, यानी 1 लाख करोड़ के आसपास हम लोग इसको लेकर चले गए थे, क्योंकि ज़रूरत थी। इसको बाद में हाइक किया गया, बढ़ाया गया, ठीक है। और उससे पहले भी यही हालत थी। कोरोना के समय पर 2020-21 में ये लगभग एमजी नरेगा स्कीम का जो बजट है वो 1,11,500 करोड़ पहुंच गया था। तो मतलब 1 लाख करोड़ का बजट पहुंच रहा है और आप यहाँ पर अब की बार बजट कम करके 30,000 तक पहुंचा दिए हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे स्कीम पहले से ही फेस कर रही है, वो प्रॉब्लम्स इस स्कीम के लिए बढ़ने वाली है। और काफ़ी सारे लोगों का कहना यहाँ पर है कि सरकार का फोकस है कि इस स्कीम को बंद ही कर दिया जाए पूरी तरह से,
इसी वजह से यहाँ पर लगातार इस स्कीम के अंदर में जो एलोकेशन है वो लगातार कम होता जा रहा है और अब की बार एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है। क्योंकि कहने को तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार देने का काम कर रही है स्कीम, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम से ये जूझ भी रही है। जैसे नंबर 1 प्रॉब्लम कि यहाँ पर जो मजदूरी दी भी जा रही है ना वो बहुत कम है, वो बहुत लो वेज रेट यहाँ पर दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो लो वेज रेट के साथ साथ पता है एक और प्रॉब्लम है कि जेंडर इनइक्वालिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं इस स्कीम के तहत और दोनों बराबर के ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो मजदूरी मिल रही है महिलाओं को वो पुरुष के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिल रही है, ये भी यहाँ पर बताया गया। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्कीम में यह है, लंबे समय से जो रही है वो है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। हमेशा यहाँ पर इस स्कीम में पैसों की कमी पड़ी है, बीच बीच में हाइक करना पड़ा है, इसको बढ़ाना पड़ा है, जबकि इतना भारी बजट रखने के बावजूद भी। तो अब की बार आपने वैसे ही बजट कम रख दिया है, अब की बार पता नहीं क्या होगा, वो आने वाले समय बताएगा। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है, पैसा ना होने की वजह से जो मजदूर है ना उनको इंतज़ार करना पड़ता है लंबे समय तक कि भाई कब आएगी मेरी तनख्वाह, कब आएगी मेरी मजदूरी। ठीक है, और इस चक्कर में जो पेमेंट है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। हमने पिछले साल डिस्कस किया था कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका महीनों से जो पेमेंट है वो रुका पड़ा है, और इस चक्कर में लोगों ने अपनी जो होप है ना इस स्कीम को लेकर वो खो भी दी है। लोग यहाँ पर कहीं और काम करने निकल गए हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस स्कीम से छोड़ चुके रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, काफ़ी बार ये भी होता है ना कि जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लोकल यहाँ पर गवर्नमेंट है, उनका एक बहुत अच्छा रोल होना चाहिए वैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट अगर उनका रोल बेकार होगा, वो अगर सही से काम नहीं करते हैं तो अगेन इस स्कीम में काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी और ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे, क्या क्या प्रश्न एमजी नरेगा को लेकर उठाए जा रहे हैं। आपसे मेंस के लिए भी एक प्रश्न बन सकता है, जो कि आपको मैंने यहीं पर क्लियर करवा दिया कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम में नज़र आ रहे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हम लोगों का 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा कोशिश क्या करो कि उसको अटेम्प्ट करो। स्टार्टिंग में जैसे आपसे मैप का क्वेश्चन दिया गया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर देने की ज़रूर से कोशिश किया करो, क्योंकि वो आपको आगे हेल्प ही करेगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड अभी IPCC की मीटिंग की वजह से न्यूज़ में है, इसी वजह से आपको बोला है कि अच्छे से उसको मैप में देख लो, क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल बन जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा पता भी चलता रहता है कौन कौन यहाँ पे हमेशा कमेंट में एक्टिवेट रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले समय पर इसकी चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होगी। देखो, हम लंबे समय से बात करें, पिछले 2 साल से तो हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है ना उसको बढ़ाया जाएगा। जो मिनिमम एज है वो 21 की जाएगी। अभी जो शादी की मिनिमम एज है वो कितनी आपको पता है? सबको पता है। लड़कियों की जो मिनिमम एज है वो 18 है और लड़कों की जो मिनिमम एज है वो है 21। यानी मिनिमम एज अगर इतनी है तो आप शादी कर सकते हो। अगर इससे कम उम्र में शादी की गई तो वो शादी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा? बाल विवाह कहलाएगा, चाइल्ड मैरिज कहलाया जाएगा। ठीक है, और जो कि चाइल्ड मैरिज, हम लोग बेसिकली इंडिया के अंदर में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काफ़ी सारे कानून देखने को मिलेंगे। चाइल्ड मैरिज को रोकने के ऊपर इंडिया बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर रहा है आज के समय में, लेकिन उसके बावजूद भी चाइल्ड मैरिज जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं। लेकिन अगर पिछले 5-6 सालों में देखोगे तो चाइल्ड मैरिज का जो रेट है वो काफ़ी कम भी हुआ है इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर बोला गया कि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग लेकर आए थे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंदर बोला भी गया था कि जो लड़कियों की मिनिमम एज है शादी की, उसको हम 18 से बढ़ाकर 21 कर देंगे। 2 साल हो गए हैं, अभी तक हम लोगों ने कोई काम इसके ऊपर किया नहीं है, बट अब हम लोग यहाँ पर रेडी हैं। ठीक है, तो अब हम रेडी हैं इसको लेकर कदम उठाने के लिए। और ये जो 2 साल का गैप था ना, ये सही हुआ, हमने 2 साल का गैप कर दिया, सरकार बोलती है। क्यों सही हुआ? यहाँ पर लोग प्रिपेयर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी भी मिल चुकी है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है कि मिनिमम एज यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो लोग यहाँ पे अब प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे इस बदलाव के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि अब यहाँ पर समय आ चुका है इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको लागू करने का। देखते हैं यहाँ पर इसको कब लागू किया जाएगा। ठीक है, तो बस आर्टिकल बहुत छोटा सा था, लेकिन आर्टिकल के पीछे की जो गहराई है, पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है।
अब यहाँ पे मैं आपको असली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एग्जामिनेशन के लिए, खासकर मेंस में आपसे सवाल बन सकता है। इसको प्लीज़ पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना। सिलेबस में कई सारे टॉपिक हैं। जीएस पेपर नंबर 2 में आप देखोगे इश्यूज़ रिलेटेड टू वेमेन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, इश्यूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स हमारे जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर हैं। तो यहाँ से आप इस टॉपिक को आराम से लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इतिहास देखते हैं, पहली बात शादी में जो उम्र है ना उसका अगर इतिहास देखोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मिनिमम एज थी लड़कियों की वो 12 साल थी, कि 12 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए शादी के लिए, मिनिमम एज 12 होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे एक्ट आते रहे। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट आया। इसने क्या किया, इसने यहाँ पर उम्र को सेट किया। ये जो 1929 के अंदर में ये एक्ट आया था ना, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, इसने क्या एक नई एज यहाँ पर डिफाइन कर दी। इन्होंने ये बोला गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जो उम्र होगी, मिनिमम एज होगी शादी की, वो होगी 16 और 18, यानी 16 साल होगी मिनिमम गर्ल के लिए और 18 साल होगी मिनिमम बॉय के लिए। इतने साल के अगर ये हो चुके हैं तो शादी कर सकते हो, इससे कम उम्र है तो वो बाल विवाह कहलाएगा। तो 1929 में इस प्रकार का जो प्रोविज़न है वो रखा गया था। ठीक है, फिर इस लॉ को हम लोगों ने यहाँ पर शारदा एक्ट के नाम से भी जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस लॉ को स्पॉन्सर किया गया था हरबिलास शारदा के थ्रू, जो कि एक जज थे, साथ ही साथ में आर्य समाज के मेंबर थे। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर इस एक्ट का नाम रखा गया शारदा एक्ट। और इसको यहाँ पे अमेंड भी कर दिया गया, यानी जो एक्ट था ना इसके अंदर बदलाव किया गया। कब? 1978 के अंदर। 1978 में एक बदलाव कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। इससे पहले जो उम्र थी मिनिमम एज कितनी थी, कितनी बताई मैंने आपको, 16 गर्ल्स के लिए और 18 बॉयज़ के लिए। तो 1978 के अंदर अब इसको भी बदल दिया। इसको बदलकर शारदा एक्ट में एक बदलाव करते हुए क्या बोला कि अब मिनिमम एज ये नहीं होगी, एक नई एज लेकर आई गई कि 18 साल तो मिनिमम होगी गर्ल्स के लिए और 21 साल होगी मिनिमम बॉयज़ के लिए। और तब से अभी तक आप देख पाओगे यही जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, यही यहाँ पर हम लोग अभी तक फॉलो करके आ रहे हैं कि 18 साल मिनिमम होगी गर्ल के लिए और 21 साल होगी मिनिमम बॉय के लिए। अब प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज मैंने आपको बता ही दी है। देखो प्रजेंट एज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है ना, फिर उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। ये सारे एक्ट यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं और इस चीज़ को सपोर्ट कर चुके हैं कि हाँ मिनिमम एज लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 रहनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर शादी हो पाएगी। इससे कम उम्र होगी तो वो बाल विवाह कहलाएगा। ये खुद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर मेंशन कर दिया गया है, जो कि चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो इंडिया के अंदर में अलग अलग रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब अलग अलग रिलीजन जब फॉलो किए जाते हैं ना, तो अलग अलग एक्ट भी आपको अलग अलग रिलीजन में देखने को मिलेंगे। मतलब जिनकी शादियां हो रही हैं अलग अलग रिलीजन में, तो अलग अलग एक्ट के हिसाब से हो रही हैं। जैसे हिंदूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, है ना। मुस्लिम्स के लिए अलग एक्ट है, इस प्रकार क्रिश्चियंस के लिए अलग एक्ट है। तो कई सारे एक्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं शादी के लिए। तो अपने हिसाब से यहाँ पर एक्ट है, अपने हिसाब से यहाँ पे उस एक्ट के अंदर में प्रोविजंस हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में भी जो 1955 का एक्ट है, तो यहाँ पर भी जो मिनिमम एज लड़की की वो 18 रखी गई है और लड़के की 21 रखी गई है। आप ऐसा कह सकते हो, इससे कम होगी तो वो बाल विवाह कहलाएगा। लेकिन इस्लाम में जो मैरिज है ना, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। इस्लाम में क्या रखा गया है कि मान लो यहाँ पर एक माइनर भी है ना, एक बच्चा जो कि यौन अवस्था पे आ जाता है, प्यूबर्टी को अटेन कर सकेगा, तो कहीं ना कहीं उसी समय पर उसकी जो एज है वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, यौन अवस्था के समय से यहाँ पर शादी के लिए यहाँ पर जो एज है वो वैलिड कर दी जाएगी। इस्लाम के अंदर में वो चीज़ मेंशन करी गई है। ठीक है ना। और उसी के बेसिस पर आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी कि मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है इसके अंदर में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात करते हैं प्यूबर्टी को अटेन करने की, और ये कहीं ना कहीं 18 से पहले ही हो जाएगा, तो 18 से पहले शादी कर सकते हैं। और हम लोग अगर देखें तो इंडिया के अंदर में 18 से कम उम्र में अगर शादी हो रही लड़की की, तो कहीं ना कहीं वो बाल विवाह कहला रहा है। तो इस प्रकार से रिसेंट आपको पता होगा कई सारे आर्टिकल्स मैंने कवर करवाए भी थे। ठीक है, सवाल ये उठता है कि चलो सर जितना हो गया सही तो है, अब 18 साल मिनिमम है, ठीक है, 21 साल लड़के की, ठीक है, तो अब इसको बदला क्यों जा रहा है? यानी लड़की की उम्र अब जो मिनिमम एज है शादी के लिए वो 18 से 21 क्यों की जा रही है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप अगर मैरिज और न्यूट्रिशन इन दोनों का लिंक करते हो ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने निकल कर आएगी कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर की प्रॉब्लम्स तो हैं। बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम्स मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी इफ्प्री के थ्रू, यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू। ये 2019 में स्टडी पब्लिश हुई थी। उन्होंने ये दिखाया कि मान लो यहाँ पर अगर 18 साल में यहाँ पर किसी
या फिर 18 साल से कम उम्र में यहाँ पर किसी लड़की की शादी हो रही है, तो शादी होते होते, क्योंकि जब शादी जल्दी हो गई तो प्रेगनेंसी भी जल्दी आएगी, यानी कि बच्चा भी जल्दी जन्म लेगा। अब बच्चा जब जल्दी जन्म लेता है ना, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन इतने अच्छे नहीं होते, ये यहाँ पर बोला गया। उस बच्चे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। आप ये कह सकते हो कि मान लो एक मदर है जो कि यहाँ पर जिसकी शादी पहले हो गई है और वो कहीं ना कहीं 15 से 19 साल के बीच में यहाँ पर प्रेगनेंसी की स्टेज में आके उन्होंने एक बच्चे को अगर जन्म दे भी दिया है, तो वो जो बच्चा है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। खासकर बच्चा वो स्टंटेड होगा, यानी कि उसकी एज के हिसाब से वो काफ़ी छोटा होगा, है ना, उसके एज के हिसाब से उसकी हाइट काफ़ी छोटी होगी, या फिर कह सकते हो कि उसके एज के हिसाब से उसका वेट काफ़ी कम होगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर बच्चे फेस करते हुए नजर आएंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट ने बताया है कि एक हेल्दी बच्चा ना, कह सकते हो कि उस माँ की कोख से जन्म लेगा जिस माँ का जो उम्र है वो लगभग 22 से 25 हो सकती है, या 25 से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर इस स्टेज में यहाँ पर एक माँ बच्चे को जन्म देती है इस पर्टिकुलर एज वाली क्राइटेरिया के अंदर में, यानी कि 22 से 25 वाली उम्र में या 25 से ज़्यादा की उम्र में, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो जन्म लेगा वो काफ़ी हेल्दी बच्चा होगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशन का काफ़ी बड़ा लिंक देखने को मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। और इस पूरे मैटर को देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होगा। तो बात है 2 जून की। 2 जून 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कमेटी को सेटअप किया था ताकि इस प्रकार के मैटर्स को यहाँ पर देखा जा सके, और वो कमेटी हेड की गई थी जया जेटली के थ्रू। ठीक है, इस कमेटी ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। इस कमेटी ने यहाँ पर कह सकते हो बिल्कुल बोला था कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा कनेक्शन है, और इन्होंने समझाया था कि देखो एक मदर जो है ना, अगर कम उम्र में शादी होती है और कम उम्र में बच्चा पैदा होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है बच्चे के लिए भी और मदर की हेल्थ के लिए भी। उस लड़की के लिए भी जिसकी शादी जल्दी हो चुकी है, जल्दी प्रेगनेंसी की स्टेज में आ चुकी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो मिनिमम एज है उसको यहाँ पर बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही है। सवाल यह है कि मिनिमम एज को बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा वेमेन और चाइल्ड दोनों का यहाँ पर कल्याण होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, महिला को भी सपोर्ट मिलेगा, महिला की एक अच्छी खासी एज होगी, तो उस मामले में यहाँ पर उनकी हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं प्रेगनेंसी की वजह से। दूसरा, यहाँ पर जो बच्चा है, जो बच्चा अगर जल्दी जन्म लेने की वजह से उसके अंदर अंडर नॉरिशमेंट नज़र आ रहा था, यानी कि एक अच्छा पोषण उसकी बॉडी में नहीं था, तो वो जो समस्या है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। इससे यहाँ पर हेल्दी बेबीज़ यहाँ पर डेवलप होंगे। फिर उसके बाद में जो वेमेन एम्पावरमेंट वाली जैसी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कम उम्र में शादी होती है तो वो जो लड़की है ना, उसके पास में इतनी पावर्स नहीं रहती है, या फिर कह सकते हो घर के डिसीजंस में या बाकी सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है वो। तो होगा क्या यहाँ पर, अगर एक अच्छी खासी एज होगी वेमेन की, तो उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा डिसीजन मेकिंग में, यहाँ पर उन कह सकते हो उनका एक इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नजर आएगा। प्लस उनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी रहेगी, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो हम चाइल्ड मैरिज को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है दुनिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लॉ है ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज को टैकल करने में मदद भी करेगा। लेकिन पता है इसके साथ साथ एक इसमें कमियां भी हैं। कमियां यहाँ पर यह है कि उम्र क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, 18 से डायरेक्ट यहाँ पर 21 कर दिया जाएगा। तो 21 के अंडर में यहाँ पर कह सकते हो 21 के अंदर अगर किसी की शादी हो रही है, 21 से कम उम्र में यहाँ पर किसी लड़की की शादी की जा रही है, तो वो बाल विवाह कहलाएगा। तो इसमें कह सकते हो बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले से, क्योंकि जिन लोगों को जागरूकता होगी नहीं, जिन लोगों को यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे केसेस के अंदर कवर होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, आगे आते हैं। आर्टिकल भले ही छोटा था लेकिन उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा। इसी प्रकार से आपको पढ़ना भी है, क्योंकि न्यूज़पेपर सभी के लिए है और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसको एक्सपैंड करके आपको मेंस प्रीलिम्स सभी के लिए तोड़कर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देख पाओगे। अब इस आर्टिकल को ज़्यादा विस्तार में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में ऑलरेडी रिसेंटली मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, याद होगा, सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस को लेकर। लेकिन फिर भी क्या है इशू मैं आपको समझा दूंगा, और पीडीएफ के अंदर में मैं जो नोट्स अलग से ईरान और सऊदी अरेबिया के इशूज़ के बारे में वो मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना। तो हुआ क्या है, देखो ईरान और सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ को मैप में देखना है तो ये मैप बेस्ट है। ऊपर आपको यहाँ पर ईरान नज़र आएगा, इधर आपको यहाँ पर सऊदी अरेबिया नज़र आएगा। दोनों कंट्रीज़ के बीच में कट्टर दुश्मनी चल रही है बहुत लंबे समय से। 2016 से तो आप कह सकते हो हालात ऐसे हो गए
कि इन दोनों देशों के बीच में जो एक दूसरे के कंट्री के दूतावास हुआ करते थे, एम्बेसीज हुआ करती थी, उनको यहाँ पर बंद भी कर दिया गया। यह हालात हो गए थे, रिलेशंस बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म से हो गए थे। और बीच में यहाँ पर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, ठीक है। तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे नज़र आया। तो लंबे समय से रिलेशंस ख़राब थे। अभी कुछ दिन पहले क्या होता है, बीच में चाइना आ जाता है। चाइना ने इन दोनों कंट्रीज़ की जो दोस्ती है वो करवा दी वापस से। इन दोनों के जो रिलेशंस हैं, इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, वो वापस से रीएस्टेब्लिश करवा दिए गए हैं। अब इन दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि बिल्कुल हम अपने रिलेशंस को मेंटेन करेंगे और जो अपनी एम्बेसीज़ हमने बंद कर दी हैं, उन एम्बेसीज़ को ओपन भी करेंगे, वापस से खोलेंगे भी। तो अभी रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। यानी जो रिलेशंस ख़त्म से थे ना, वो एकदम से यहाँ पर चाइना ने बिचौलिया बनकर इन दोनों की दोस्ती करवा कर जो रिलेशंस है वो वापस से स्टैंड करवा दिए हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आगे की खबर क्या है। खबर यहाँ पर यह है कि अब रिलेशंस जब इंप्रूव हो गए तो सऊदी अरेबिया की साइड से स्टेटमेंट आ चुका है कि सऊदी अरेबिया ईरान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जल्दी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा खुद यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने बोला है कि देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर बस खाली बातचीत की गई है। अगर इसको बहुत विस्तार से पढ़ना है तो अभी 2 दिन पहले मैंने इस आर्टिकल को कवर करवाया है, उस वाले वीडियो को देख लेना। वहाँ पर एडिटोरियल में मैंने ईरान, बार बार इंडिया निकल जाता है, ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस के बारे में समझा दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि लंबे समय से इन दोनों के बीच में टेंशन्स बनी हुई हैं, है ना। रिलीजियस डिफरेंस नज़र आया, यानी शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया, क्योंकि ईरान के अंदर में शिया मुस्लिम्स रहते हैं और सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सारे देखने को मिले। उसके बाद में जो सऊदी अरेबिया और ईरान के आसपास देश हैं, जैसे सीरिया हो गया, येमेन हो गया, वो सब देश इन दोनों के कंट्रीज़ के आसपास हैं। उसमें जब युद्ध हुआ ना, तो ये दोनों भी यहाँ पर उस युद्ध में लड़ते रहे, है ना। उस देश के अंदर में कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया और ईरान ये आमने सामने खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो रिलेशंस है वो काफ़ी लंबे समय से ख़राब रहे हैं। 2016 में हालत इतनी ख़राब हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों देशों ने मिलकर जो अपने दूतावास एक दूसरे के कंट्रीज़ में खोले थे, एम्बेसीज खोले थे, वो यहाँ पर बंद कर दिए गए थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया यहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टिंग वगैरह है, जो अपना निवेश है, वो ईरान में स्टार्ट कर सकता है। उसको लेकर एक छोटी सी खबर आई है ना दोस्तों। यहाँ पर आता है एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है एक जानवर की, एक एनिमल की, जिसका नाम है यूरेशियन ऑटर। क्या नाम है? यूरेशियन ऑटर। तो अभी यहाँ पर इस वाले जानवर को देखा गया है, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो चिनाब रिवर है ना, चिनाब नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, जिसका नाम है नीरू स्ट्रीम, ठीक है। तो नीरू जो स्ट्रीम है, ये चिनाब नदी की एक सहायक नदी आपको ये नज़र आती है। मतलब नीरू जो नदी है वो सहायक नदी है चिनाब की। और लंबे समय से ये देखने को मिल रहा था कि भाई ये नदी सूख गई है या कैसी है, ये जानवरों को रहने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पर इस रिसर्च ने बताया, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर जो ये यूरेशियन रॉटर है ना, ये इस नदी के अंदर पाया गया। तो पहला फोटोग्राफिक जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर देखने को मिला है इस सेमी एक्वेटिक मैमल का। सेमी एक्वेटिक मैमल मतलब ये कुछ पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर कहाँ पे देखने को मिला है? जम्मू एंड कश्मीर के इस नीरू नदी के अंदर में, जिससे पता चलता है कि जो नीरू नदी है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पर अभी भी जानवर जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से उसका पता नहीं चला। तो बट अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें वापस से रिवाइव होती हुई नज़र आई हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद में यहाँ पर इस यूरेशियन रॉटर के बारे में बताया गया है कि यूरेशियन रॉटर कैसा जानवर है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर डार्क सा नज़र आ रहा है ना, तो इस चक्कर में सही से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग देख पाओगे, ये है यूरेशियन रॉटर, ठीक है। थोड़ा देर तक देखना है तो पॉज करके देख लेना। अब बात करते हैं काम की कुछ, यानी एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछा जा सकता है। एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? अब देखो, एक जानवर यूरेशियन ऑटर चर्चा में आ चुका है, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस, इसको हम किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, वो बातें पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज़, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो यूरेशियन रॉटर का साइंटिफिक नेम है लूत्रा लूत्रा, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान रख पाओगे। अब ये पाया कहाँ पे जाता है? कह सकते हो दुनिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये पाया जाता है। यूरोप में देखोगे, मिडिल ईस्ट में इज़राइल, जॉर्डन, इराक, ईरान, इंडिया में भी देखने को मिलता है ये, है ना। फिर उसके बाद में रशिया, चाइना, अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो सभी जगह पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यूरेशियन ऑटर पाया जाता है।
अब बात यहाँ पर यह एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है इसका प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में, कि इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। तो ध्यान रखना, IUCN की रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये जो जानवर है ना ये खतरे के पास में है, इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आने वाले समय पर इसकी पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि जो इसका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो व्यापार वगैरह होता है ना, वो आप नहीं कर सकते हो, उसके व्यापार के ऊपर बहुत सारी रोक टोक, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नज़र आते हैं। फिर उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 2 में कवर किया गया है, यानी कि आप इसका जो शिकार वगैरह है वो नहीं कर सकते। शिकार करोगे तो यहाँ पर कहीं ना कोई व्यक्ति अगर हंटिंग करता है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी, उसको हाई पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 2 में कवर किया गया है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में, और IUCN में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। बस ये तीनों कैटेगरीज ज़रूर से ध्यान रखनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही सवाल बनता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि चेनाब नदी की जो सहायक नदी है नीरू, लंबे समय से सोचा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो पॉल्यूटेड है, पूरी तरह से प्रदूषित है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़े इंडिकेशन पता चला कि वो प्रदूषित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्वाटिक एनिमल यहाँ पर पाया गया है, यानी कि ये यूरेशियन ऑटर पाया गया है, और यूरेशियन ऑटर को साफ़ पानी में रहना पसंद है, जिससे पता चलता है कि अभी भी यहाँ पर कुछ जगह है नीरू नदी के अंदर में जो कि अनपॉल्यूटेड है, वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक और छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट इसको कवर करेंगे। देखो जो BCI है, अब ये BCI क्या है, ये क्रिकेट वाली बोर्ड नहीं है, BCCI नहीं है, ये केवल BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जब कोई लॉ करता है ना, LLB वगैरह करता है ना, उसके बाद यहाँ पर एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक पेपर BCI का देना पड़ता है, याद होगा, BCI से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। तो BCI की साइड से यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं, यानी विदेश के जो भी लॉयर्स हैं, जो वहाँ की फर्म्स हैं, वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं, इंडिया के अंदर में काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर BCI कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहा है। तो BCI क्या है? BCI बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना, अभी मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम किया है। एक रूल का नाम है, क्या नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2021। यानी कि बाहर का कोई लॉयर है, बाहर का विदेश का कोई वकील है, या विदेश का कोई लॉ फर्म है, लॉ की कोई कंपनी है, वो अगर इंडिया में ऑपरेट करना चाहती है तो वो ऑपरेट कर सकती है इस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो फॉरेन लॉयर्स को यहाँ पर एक पावर मिलेगी, फॉरेन लॉयर्स को यहाँ पर कह सकते हो कि इनेबल किया जाएगा कि वो क्या कर सकें, वो यहाँ पर अपना जो फॉरेन लॉ है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया के लॉयर्स को और बाहर के लॉयर्स को दोनों को यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हुई नजर आएंगे, ऐसा खुद BCI ने बोला है। BCI ने बोला है इसके जो फ़ायदे होंगे इंडियन लॉयर्स के साथ साथ यहाँ पर बाहर के लॉयर्स को भी होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मामले को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से अटेम्प्ट किए जाएंगे। बोला ये जा रहा है कि जो फॉरेन लॉयर्स होंगे उनको यहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, और उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। जो ये रूल्स हैं इसमें बोला गया है कि जितने भी फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन कंपनियाँ, फॉरेन फर्म्स आएंगी, उनको पहले क्या करना होगा, BCCI के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना BCCI के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाए, अगर इसके साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आप लॉ की प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते हो यहाँ पर। तो पहले फॉरेन लॉयर्स को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद में वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, ऐसा मेंशन किया गया। बाकी यहाँ पर अगर मान लो इंडिया के अंदर में वो वर्क कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर में अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस वगैरह दे सकेंगे, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है ना, लीगल एडवाइस वगैरह वो सब दे सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इस केस में भी जो लॉयर या फिर कोई फर्म है वो अपना ऑफिस वगैरह नहीं रह सकता, मतलब उनको ऑफिस वगैरह नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर में, कहीं सोचे कि एक ऑफिस मिलेगा। ठीक है, उनके पास में कोई ऑफिस नहीं हो सकता है इंडिया में, और उनकी जो प्रैक्टिस है वो 60 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि जो प्रैक्टिस करने आएंगे ना 1 साल के अंदर में कभी भी आते हैं तो 60 दिन से ज़्यादा की प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। और पहली बात, जो भी यहाँ पर लॉयर प्रैक्टिस करने आ रहा है इंडिया के अंदर में, सीखने के लिए आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी उस देश की जो बॉडी है उससे यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन लेना होगा। तब जाकर यहाँ पर इंडिया में आकर BCI के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में इंडिया में वो लॉ वगैरह सीख सकते हैं, लॉ की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। बाकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, आपको थोड़ा सा BCI के बारे में और पता होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक एक्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, अब वो जो एक्ट है वो उसका नाम है एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो इसी के अंडर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को बनाया गया ताकि क्या कर सके, वो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर में
एडवोकेट्स को लेकर खासकर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ सके। ठीक है, और कह सकते हो कि इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे हैं कि आपको अगर लॉ की पढ़ाई करनी है ना, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में एलएलबी वगैरह या बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी कुछ इस प्रकार के एलएलबीज वगैरह करवाई जा रही हैं, इनके कोर्स करवाए जा रहे हैं, लॉ के कोर्स करवाए जा रहे हैं, तो उन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे मान्यता लेनी पड़ती है इस बीसीआई के साथ में। तो बीसीआई यहाँ पर उनको एक रिकग्निशन देने का काम भी करता है। ठीक है, बाद में यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करने के बाद में आपको बीसीआई का एक पेपर वगैरह भी क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में आप जो है एडवोकेट जो है वो बनते हुए नज़र आते हो, लॉयर बनते हुए नज़र आते हो। ठीक है, तो बीसीआई का काफ़ी बड़ा रोल होता है लॉ के माध्यम में, तो इसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो चुका है। बस खाली इतना ध्यान रखना, एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाया गया है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल हम लोगों ने लिया है इंडियन एक्सप्रेस का, और उसी एडिटोरियल के बेसिस पर आज आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा, तो बस खाली अच्छे से उसको ध्यान से सुनना। बाकी एक और एडिटोरियल है, ये हमने कल ही डिस्कस किया है और आज यहाँ पर द हिंदू में पब्लिश हुआ है। वैसे वो एडिटोरियल हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस का लिया था, आज वो द हिंदू में आ चुका है। पॉलिटिक्स के बारे में, वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में, उसको लेकर है। कल ही मैंने डिस्कस किया था, याद होगा, और कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के साथ साथ मेंस का क्वेश्चन भी दिया था, और आप में से कई सारे लोगों ने उस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो इस आर्टिकल को दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ बस खाली केवल उतना कवर करना। तो इंडियन एक्सप्रेस का एक प्रीमियम आर्टिकल है और बहुत शानदार आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर में क्या किया जा रहा है ना, काफ़ी सारी जो जगह है उनके नाम बदल दिए जाते हैं, जगहों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। अभी इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो सारी बातें समझेंगे जगह के नाम बदलने से फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको समझ में आती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा एडिटोरियल है वो जय साई दीपक सर ने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले से यहाँ पर इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एडिटोरियल लिखने स्टार्ट किए हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कई सारे एडिटोरियल पढ़ चुका हूँ इनके, बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलते हैं। तो समझते हैं आज यहाँ पर इनका क्या है कहना। वैसे खासकर मैं एडिटोरियल को खासकर एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से लेकर चलूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे वो सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, कोई किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। ठीक है, हमेशा यहाँ पर एडिटोरियल को हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटर के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो मैटर करने लगते हैं फिर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको जो जितना दे रहा हूँ, जितना प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको यहाँ पर चीज़ों को सुनते हुए और अपने पास में जो पीडीएफ वगैरह वो कलेक्ट करते हुए चलना। पीडीएफ के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एक चीज़ और, लोग बोलते सर आप इतना सारा डेटा प्रोवाइड करवा देते हो रोज़ाना के बेसिस पर, हम इसको लिखे कैसे? देखो इतना सारा डेटा आपको दिया जा रहा है, काम का डेटा दिया जा रहा है, और लिखना क्या है? करंट अफेयर के नोट्स क्यों बनाते हो? करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हो तो मतलब आप पेपर के अंत में ना इतने नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, उसको समेटते समेटते परेशान हो जाओगे। करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, आप अपना करंट अफेयर के अंदर जो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हो, 2-3 घंटे लगा देते हो ना, उसको आप अपना स्टैटिक पार्ट में दे सकते हो। एनसीईआरटीज़ वगैरह बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकते हो, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा करो। तो क्या करें, देखो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप रोज़ाना पढ़ रहे हो कि भाई मुझे ये याद रहेगी नहीं, अब इतनी क्षमता तो अपने अंदर होती है। देखो ऐसा नहीं है कि अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हाँ यार ये मुझे याद नहीं रहेगा। कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई आर्टिकल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, या कोई चीज़ हो गई जो कि आपको याद नहीं रहेगी, या कोई प्लेस हो गया कि हाँ यार मुझे याद नहीं रहेगा ये। आपको पता आपकी क्षमता क्या है, आप क्या चीज़ याद रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते हो। जो चीज़ आपको पता है आप वो 2-4 चीज़ें नोट कर सकते हो, नहीं तो फिर पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास में रखा है ना, पूरे सप्ताह का पीडीएफ इकट्ठा करो। और संडे में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है। संडे में अगर आप सोच रहे हो कि संडे में मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपनी जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो संडे में क्या करूँगा, मैं अलग से कुछ नया पढ़ूंगा? कभी नहीं। संडे में कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आप रोज़ाना 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो ना, संडे में आपको वही 8 घंटा देना है, लेकिन पढ़ाई कुछ नई नहीं करनी है। जो मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा है उसको यहाँ पर रिवाइज करना है, उसका रिविजन करना है, और ऐसा हर सप्ताह करना है। और ऐसा फिर मंथ के एंड में, जैसा महीना ख़त्म होता है ना, महीने के एंड में आपको 2-3 दिन लेने पड़ते हैं। 2 दिन लेने के बाद में क्या करोगे, आप पूरे मंथ का रिवीजन लोगे, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत सारा है, बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और ध्यान रखने का एक मात्र तरीका यही है कि रिवीजन करना होगा। जितना रिवीजन ज़्यादा होगा उतनी चीज़ें आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। रिवीजन कम हो जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे चलो सही है सर, आपने सप्ताह के एंड में कर लिया, महीने के एंड में कर लिया, ऐसे कब तक रिवाइज करते रहेंगे? भाई करते रहना पड़ेगा। और एग्ज़ाम से पहले, जैसे मान लो अभी आपका 28 मई को जो प्रीलिम्स होगा ना, उससे पहले 1 महीने का समय मिलेगा आपको। 1 महीने पहले भाई करंट अफेयर वगैरह छोड़ दो, अब काम में आएंगे नहीं।
और करंट अफेयर 1 महीने पहले आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। और आपने स्टैटिक की तैयारी करी है पूरे साल, अब आपके पास बचा 1 महीना दबा के रिवीजन किया जा सकता है वहाँ पर। ये एक स्ट्रेटजी होती है, आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो पहले से सोच के डर गए, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्त। अगर कंसिस्टेंट बने हुए हो ज़िंदगी के अंदर में, रोज़ाना पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो भले ही, लेकिन रोज़ाना पढ़ रहे हो, काम करो ज़िंदगी में, डेली बेसिस पर यहाँ पर पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पर रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, आपने जितना दिन भर पढ़ा रात में सोते समय एक बार रिकॉल कर लिया, इससे आपका आईक्यू लेवल भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप यहाँ पर रात में रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि आज मैंने ये पढ़ा था दिन भर में, ठीक है। और एक समय बाद आप थोड़ा सा ट्राई करना, आज आप यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, जो भी मैंने सब कुछ पढ़ा, रात में जब बिस्तर पे लेटोगे एकदम नींद तो आएगी नहीं भाई, आधा 1 घंटा आराम से रिकॉल करो कि भाई मैंने क्या क्या शुरुआत से पढ़ा है आज। और ऐसा आपने 20-25 दिन कर लिया ना, आप उसके बाद देखना है एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नजर आएगा। अब ये बातें मुझे बोलनी पड़ी है जानबूझकर, थोड़ा सा टाइम निकल गया है, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मेंशन करते हैं कि सर इतना सारा नोट हम कैसे बनाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो इतना समय देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास समय इतना है ही नहीं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे का तो वीडियो ही है ये। तो आप इस वीडियो को फटाफट देखो और लग जाओ अपने स्टैटिक पार्ट के अंदर। रात में पीडीएफ को एक बार टेलीग्राम से डाउनलोड करना, जो भी नोट्स वगैरह वो रिवाइज़ कर लेना कि हाँ ये पढ़ा था, बात ख़त्म। इतना सिंपल है। जो तैयारी है ना उसको यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। चलो आते हैं, तो ये एडिटोरियल बात करता है रीनेमिंग प्लेसेस के बारे में, समझते हैं। पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिसेंटली एक पिटीशन डाली गई है, और पिटीशन डालते हुए यहाँ पर ये बोला गया कि एंशिएंट इंडिया के समय में, ध्यान रखना, एंशिएंट इंडिया के समय में जो जो जगह के जो नाम थे वो नाम वापस से रख दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ऐसा नहीं हो सकता, और ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर हर चीज़ के खिलाफ हो जाएगी, सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाएगी, है ना, अगर हम एंशिएंट इंडिया के हिसाब से अलग अलग जगह के नाम रखते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को यहाँ पर डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस करते हुए कई सारी बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली भी हैं। पिटिशनर ने क्या बोला था, पिटिशनर ने जो पिटीशन डाला ना उसमें यह बोला गया कि अगर आप इतिहास देखोगे तो कई सारे एक के बाद एक इन्वेडर आते चले गए, अहमद शाह अब्दाली, कई सारे इन्वेडर आए जिन्होंने यहाँ पर खूब ज़्यादा इंडिया को लूटा, और लूटने के साथ साथ कई सारी जो रोड्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, शहर हैं, उनके नाम सब बदल दिए गए। और नाम जो फॉरेन लूटर्स हैं, यानी बाहर से जो लोग आए थे जिन्होंने इंडिया को खूब लूटा है, उन्हीं के नाम पे उन जगह के नाम है, रोड के नाम है, पब्लिक प्लेसेस के नाम रख दिए गए। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ बोलते हुए पिटिशनर ने बोला ये चीज़ कहीं ना हिंदूज़ ने एक्सेप्ट कर ली है। वो यहाँ पर उन्हें दया दिखाकर कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। उनका जो नेचर है वो काफ़ी शांत नज़र आया है, और ये शांत नेचर कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदुज़म को साफ करता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में आप देखो पाओगे हिंदुज़म पूरी तरह से यहाँ पर निपट चुका है शांत नेचर की वजह से। तो वो चीज़ यहाँ पर पिटिशनर ने मेंशन की है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में याचिका जारी की थी, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर क्या कि आप यहाँ पर इतिहास को ऐसे बेसिकली नहीं देख सकते, और मतलब एक ही पर्सपेक्टिव को देखकर सारे कदम नहीं उठा सकते, ठीक है। यानी आप इतिहास को देखोगे तो आप सेलेक्टिवली, यानी कि केवल एक पोर्शन के बेसिस पर काम नहीं कर सकते, आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, हर एक दौरे को यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सवाल ये आ जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं नाम को बदलने के। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप देख पाओगे आर्टिकल नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 3 पावर देता है नया राज्य बनाने की। आप नए राज्य को फॉर्मेट कर सकते हो, है ना, उस राज्य के अंदर कोई बदलना है, सीमाएं चेंज करनी है वो आप कर सकते हो, उसकी बाउंड्रीज बदलनी है वो कर सकते हो, नाम उसका बदलना है वो कर सकते हो, है ना, वो सारा काम आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ये सारी पावर्स हैं, रीनेम करने की पावर है। अब सवाल यह है कि करेगा कौन रीनेम, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, उनके पास में लॉज हैं, है ना, वो यहाँ पर इस आर्टिकल 3 का यूज़ कर सकते हैं, इसके बेसिस पर नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि इंडिया के अंदर में देश की आज़ादी से किस किस प्रकार से यहाँ पर रीनेमिंग की गई है। देश की आज़ादी के बाद में आप देख पाओगे तो कई सारी जगहों के नाम बदल भी दिए गए हैं। जैसे देश की आज़ादी के तुरंत बाद इंडिया के अंदर में किंग्स वे पाथ हुआ करता था, किंग्स वे, राजा का रास्ता, उसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, और आज के समय पर उसका नाम राजपथ से भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर एक और रास्ता हुआ करता था क्वींस वे पाथ, महारानी का रास्ता, ठीक है, तो उसका नाम बदलकर यहाँ पर जनपथ कर दिया गया है।
तो ये कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं ताकि जो कॉलोनियल पास्ट है, यानी कि अंग्रेज़ जो है वो अपनी जो चीज़ें छोड़ कर गए हैं, अपनी जो निशानी छोड़ कर गए हैं, वो यहाँ पर ख़त्म की जा सके। और हमने इस चक्कर में कई सारी जगह के जो नाम है ना, वो अंग्रेज़ों के नाम से हटाकर जो खासकर इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं, महात्मा गांधी जी, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू जी, तो इनके नाम के ऊपर यहाँ पर कई सारी जगहों के जो नाम है वो रखे गए हैं, है ना। बहुत सारे स्टैचू, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आप देख पाओगे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉइसरॉय के, ब्रिटिशर्स के देखने को मिला करते थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के जो स्टैचूज़ वगैरह हैं उनके ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, उनके नाम यहाँ पर ज़्यादातर रखने स्टार्ट कर दिया हमने देश की आज़ादी के तुरंत बाद से। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर अंग्रेज़ों की कोई छाप इंडिया में छोड़ना चाहते नहीं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और काम हुआ देश की आज़ादी के बाद में, भाषा के आधार पर भी कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं नामों के अंदर में वो किए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंग्रेज़ों के समय में ना जो मुंबई है वो बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बोला कि देखो भाषा के आधार पर ये बॉम्बे वर्ड सही नहीं है, मुंबई होना चाहिए, तो बॉम्बे को यहाँ पर मुंबई कर दिया गया। कैलकटा बोला जाता था, कैलकटा को यहाँ पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसी प्रकार से बैंगलोर बन गया बेंगलुरु, मद्रास बन गया चेन्नई। तो ये नाम भी यहाँ पर चेंज किए गए भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। फिर उसके बाद में बोला गया, देश की आज़ादी के बाद में एक और काम होने लगा, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जा रहे थे, जो नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, उनके नाम भी हम लोगों ने चेंज करना स्टार्ट कर दिए। जैसे यहाँ पर जो शिवाजी हैं उनके ऊपर यहाँ पे नाम रखा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में विक्टोरिया टर्मिनस जो था ना, विक्टोरिया टर्मिनस नाम था महारानी विक्टोरिया के नाम पर, तो उसको यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दिया गया। इस प्रकार से और भी कई सारे यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो कि अलग अलग अंग्रेज़ों के नाम पे हुआ करते थे, वो सारे नाम यहाँ पर चेंज करे गए। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद में इस प्रकार से रीनेमिंग चल रही थी। अब राइटर बोलते हैं चलो यहाँ तक तो सही है कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की छाप है वो ख़त्म करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है रीनेमिंग को लेकर। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना वोट बैंक इकट्ठा करती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि वोट इकट्ठा करती हुई नज़र आ रही हैं नाम बदल बदल कर। 2022 में लगभग कह सकते हो कि कई सारे राज्यों के अंदर में अलग अलग शहरों के नाम बदल दिए गए हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदले हैं, तमिलनाडु के अंदर बदलाव किया गया है, कई सारी जगह पर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग शहरों के नाम बदले गए हैं, चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए कई सारी जगहों के नाम चेंज किए, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। जबकि यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक जो है ना वो कुछ और होना चाहिए। अब राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर में जो हमने जगहों के नाम चेंज किए हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर यह है कि देखो भारत का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अभी यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है, शहर की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शहरीकरण इंक्रीज़ हो रहा है देश भर में। बोला जा रहा है 2050 तक लगभग 416 मिलियन लोग होंगे जो कि शहर की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। तो अर्बन पॉपुलेशन मतलब भारत के अंदर में आने वाले समय में आधी % जो पॉपुलेशन है वो खासकर वहाँ पर शहरीकरण हो चुका होगा। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे, तो सबको नया नाम देना भी होगा। तो वो जो नाम देना है ना, वो यहाँ पर अलग अलग बेसिस पर नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो नाम देने का पीछे का ये है एक बहुत बड़ा लॉजिक। नए नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो नाम तो देना ही पड़ेगा ना, तो अलग अलग हमारे फ्रीडम फाइटर्स या अलग अलग चीज़ों के ऊपर नाम दिया जाएगा आने वाले समय में। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया और भी कई सारे बदलाव किए गए, जैसे देख पाओगे कुछ बदलाव काफ़ी बढ़िया थे। जैसे एक थी औरंगज़ेब रोड, औरंगज़ेब रोड का नाम चेंज करके यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। ये एक बढ़िया यहाँ पर कह सकते हो रीनेमिंग की गई है, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। ठीक है, जिस चीज़ को यहाँ पर एडमायर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस रीनेमिंग के अंदर में पॉलिटिक्स नज़र आई है, कम्युनल प्राइड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर चलना, है ना, और उसको लेकर यहाँ पे नाम चेंज करना, जिससे यहाँ पर वो काफ़ी सारा वोट इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाम को बदलना एक पावरफुल टूल बन चुका है हमारे राजनीति के अंदर में, एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है राजनीति में, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जबकि इसके पीछे का लॉजिक कुछ और है, इसका एक मिसयूज़ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि चलो हमने अगर जगह के नाम बदल भी दिए हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि हम अपने कल्चर को बचा रहे होंगे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। अंग्रेज़ यहाँ पर काफ़ी सारे नाम रख गए अलग अलग, हमने नाम चेंज कर दिया, वापस से नाम रख दिया अलग अलग, हम अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गुड़गांव है, इसको यहाँ पर चेंज किया गया गुरुग्राम में। ठीक है,
ये जो नाम है ना, ये पुराना नाम है गुरुग्राम। जो गुरुग्राम नाम है, ये गुरुग्राम वर्ड आया है महाभारत की स्टोरी से, गुरु द्रोणाचार्य की स्टोरी से यहाँ पर निकल कर आया है गुरुग्राम। तो इसी चक्कर में यहाँ पर जैसे इलाहाबाद नाम है, ये नाम यहाँ पर हमने बदला है, प्रयागराज किया है इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नाम बहुत पुराने हैं, पहले यही नाम हुआ करते थे। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ करता था, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हुआ करता था, है ना। ये हमारे सांस्कृतिक तौर पर आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। तो हमारे कल्चर को बचाने का काम किया गया है बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं नाम को बदल कर। तो पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हमारे कल्चर को एक प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। दूसरा, जो अंग्रेज़ों का यहाँ पर निशानी है ना, उससे आज़ादी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो अंग्रेज़ों के बेसिस पर हैं, तो उससे आज़ादी मिलती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर बेनिफिट्स के साथ साथ अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी नज़र आते हैं, कुछ यहाँ पर कह सकते हो कि चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं नाम को बदलने में। क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं? जब ज़्यादा नाम बदल दिए जाते हैं ना, तो इससे लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। दुनिया भर की इकोनॉमी में आप देखोगे बहुत तेज़ी से अगर नाम बदलने लगेंगे तो नाम चेंज होते हैं, लेकिन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि भाई एग्जैक्टली क्या है नाम, है ना। देखो जैसे यहाँ पर बोला गया, एग्जाम्पल दिया गया है कि नाम जब आप अक्सर चेंज करते हो तो लोग ना नया नाम इतना याद रख ही नहीं पाते, पुराने नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें वाराणसी की, तो बनारस के नाम से हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। और ऐसे ही होता है कि पुराने नाम जो है हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। अगर पुराना नाम है, आपने कोई पुराना नाम लंबे समय से चलता हुआ रहा है, आपने नया नाम रख भी दिया है, तब भी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनके मुँह पर बार बार पुराना नाम ही आता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, पहला इसका एक चैलेंज है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ नज़र आता है। फिर एक और यहाँ पर बताया गया चैलेंज है, वो क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो आप सोचोगे अरे नाम बदलने में क्या खर्चा आ रहा है? बिल्कुल, नाम बदलने में काफ़ी सारा खर्चा आता है। अगर आप नाम चेंज कर रहे हो ना, तो उसको कई सारे पेपर से, कई सारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पर भी बदलना पड़ता है। तो उसके लिए कई सारा जो पैसा है वो यहाँ पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारा खर्चा किया जाता है, उसके बाद जाकर जो नाम है वो चेंज हो पाते हैं। अब सवाल ये है कि चलो हमने ओवरऑल डिस्कस किया, उसके बाद राइटर बोलते हैं कि हमें इसके बजाय क्या करना चाहिए। मतलब नाम बदल लो, चलो ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है नाम बदला जा रहा है तो ठीक है, लेकिन किस बेसिस पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो राइटर बोलते हैं नाम बदलो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भाईचारे के ऊपर असर ना पड़े, पहली बात वो ध्यान रखो। दूसरा, जो हमारी प्रेजेंट सोसाइटीज़ हैं उनको आपको री एजुकेट करना होगा, इन चीज़ों के बारे में बताना होगा, है ना। नाम चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर प्रेजेंट सोसाइटीज़ को सारी की सारी जो चीज़ें वो बतानी होगी, कारण बताना होगा कि आखिरकार एग्जैक्टली क्यों किया गया है। और यह नाम चेंज करने में जो पॉलिटिक्स है ना, इसको बाहर रखना होगा, राजनीति को यहाँ से बिल्कुल बाहर रखना होगा। ठीक है, राजनीति का आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं एक गलत टूल बन जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तीसरा यहाँ पर मेंशन किया गया आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आपको हमेशा नाम बदल दो, लेकिन आप नाम कोई बात नहीं बदल सकते हो, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है ना उसको यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करना है, ग्रोथ के ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम दुनिया भर के जो प्रोटोकॉल्स है, दुनिया भर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नाम बदलने के, उसको फॉलो कर सकते हैं। कहोगे दुनिया भर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? कई सारी कंट्रीज़ ने ना, कई सारे देशों ने भी यहाँ पे क्या किया है, अपने यहाँ पर नाम को बदलने की कोशिश की है, कई सारे नाम चेंज किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के ऊपर ही नाम रख लिया है। ठीक है, कई सारे चेंजेस करे गए, जैसे मैं आपको बताऊँ कई सारे देशों के अंदर में बदलाव जब किए गए ना, तो उन्होंने अपने देश के ऊपर ही यहाँ पर क्या करा, उस जगह का नाम रखा। जैसे यहाँ पर सिंगापुर का पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर चांगी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और ऐसे इसमें एक चीज़ अलग से ये भी नज़र आई है कि लोगों ने नेचर के ऊपर, प्रकृति से जो इंस्पायर होकर नाम है ना वो यहाँ पे रखे हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के अंदर में कई सारी गलियाँ हैं जो कि ओक के ऊपर रखी गई है। ओक बेसिकली एक पेड़ है ना। तो प्रकृति से इंस्पायर होकर जो नाम रखे गए हैं वो यहाँ पर बेस्ट तरीका है। तो इस अप्रोच को हम लेकर चल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये आइडियोलॉजी लेकर चल सकते हो कि अगर नाम चेंज किए जा रहे हैं तो कैसे रख सकते हैं। तो आप बड़े बड़े एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैलिफोर्निया में ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, कई सारे जो पेड़ हैं, कई सारा वहाँ का जो नेचर है, कई बहुत सारे जो एनवायरनमेंट है ना, तो उसके बेसिस पर नाम रखा जा सकता है, कंट्री के बेसिस पर नाम रखा जा सकता है। या फिर अगर हमारा कोई पुराना नाम था, है ना, उसके बारे में मेंशन्ड है तो वो पुराना नाम रखे जा सकते हैं। कल्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में कोई ज़्यादा लंबी लेंदी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जैसे ओवरऑल आर्टिकल्स में होती है, बट यहाँ पे जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बताई है। अब करना क्या है, आपको आज का मेंस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में ज़्यादा पॉइंट्स में लिखना है। मेंस का क्वेश्चन आज का क्या बोलता है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड रीनेमिंग प्लेसेस इन इंडिया।
ठीक है, यानी कि भारत के अंदर में जो अलग अलग जगहों के नाम बदले जा रहते हैं ना, नाम बदलने के पीछे का तर्क क्या है ये आपको समझाना है। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस इन रीनेमिंग प्लेसेस इन इंडिया, इसके क्या क्या लाभ क्या क्या फ़ायदे नज़र आएंगे और साथ ही साथ में क्या क्या चुनौतियां नज़र आएंगी नाम बदलने से, ये भी आपको लिखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक बेहतरीन सा आप आंसर दे सकते हो। तो एक अच्छा सा आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में आपको कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आपको वो फुल फॉर्म लिखना ही है। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में वहाँ पर जुड़ सकते हो। जुड़ने के बाद में आंसर लिखकर वहाँ पे सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। हमने जो काम की चीज़ें वो सारी सारी कवर कर ली हैं। अब लास्ट में प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2019 का क्वेश्चन था, इन चारों जगह में से कौन सी जगह है जो कि हड़प्पन साइट नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोट दीजी। कोट दीजी जो कि आज के समय पे पाकिस्तान के सिंध रीजन में है। ठीक है, सॉरी कोट दीजी बोल दिया मैंने, आंसर नंबर सी बोलकर भी मैंने गलत पढ़ दिया। आंसर नंबर सी के अंदर सौगौरा, सौगौरा जो नाम है ना, ये बेसिकली आज के समय पर हड़प्पन साइट नहीं है, ध्यान रखना। सौगौरा कहाँ पर है, सौगौरा गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में है। तो सौगौरा अलग है। बाकी कोट दीजी, चनूदड़ो, ये जो जगह है ये आपको कहीं ना कहीं कहाँ पे हड़प्पन साइट में देखने को मिल जाती हैं। तो हड़प्पन साइट की जब बात आती है तो यहाँ पे देसलपुर, चनूदड़ो और कोट दीजी ये सारी की सारी हड़प्पन साइट है। जो सौगौड़ा ये काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो ये हमारा कोई हड़प्पन साइट नहीं है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।